हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीजी अभ्यास में। दोस्तों, आज मैं लेकर हाजिर हूँ प्रैक्टिस सेट। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है सामान्य अध्ययन का, और वो है आपका जनरल साइंस। तो समय नष्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। पहला सवाल दिया है कि 1 नैनोमीटर होता है कितने सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पे देखेंगे विकल्प में चारों सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आपका जो 1 नैनोमीटर होता है ये होता है 10⁻⁹ मीटर के होता है। ठीक है, लेकिन हमें पता है जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि जब इसी में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻² से, तो ये आपका आ जाता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, तो -9 + 2 = -7 होता है। तो यहाँ पे निकल के आ गया आपका उत्तर, और ये हो जाएगा आपका कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर के। इसको आप याद रखेंगे। इसी के साथ आपको मैं और बता देता हूँ कि 1 माइक्रोन जो होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर के। 1 नैनोमीटर होता है यह आपका 10⁻⁹ मीटर के। और 1 पिकोमीटर जो होता है ये होता है 10⁻12 मीटर के। ये तीनों डेटा आप याद रखेंगे, अक्सर परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भूप्रकृति में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। अर्थात पूछ रहा है कि जो हमारे पृथ्वी की जो 3 परतें होती हैं, जो सेंटर की तरफ होता है उसको कहते हैं कोर, जो बीच में होता है परत, पृथ्वी के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो उसको कहते हैं मेंटल। और पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत होता है जिस पे हम लोग रहते हैं उसको कहते हैं क्रस्ट। उसी को भू प्रकृति भी कहते हैं। तो उसमें सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इस तत्व का मैं आपको क्रम बता देता हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, इसके बाद सिलिका या सिलिकॉन होता है, फिर आपका होता है एल्यूमिनियम, इसके बाद आपका होता है आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि अपने जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट में सबसे अधिक जो तत्व पाई जाती है वो होता है आपका ऑक्सीजन। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। सोडियम धातु का संग्रह निम्न में से किसमें डुबोकर किया जाता है? केरोसिन में, हवा में, जल में या अमोनिया में? तो यहाँ दिए गए विकल्प में जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जो केरोसिन ऑयल होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि शुष्क बर्फ होता है क्या? वाष्प बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या कठोर जल? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है शुष्क बर्फ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों, एक बायोगैस संयंत्र क्या होता है कि एक उपकरण होता है जिसमें क्या होता है कि जैविक पदार्थों जैसे गोबर हुआ या अन्य चीज़ें जो होती हैं उनके मदद से वायु की अनुपस्थिति में, या कह सकते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्या होता है कि किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा गैस बनाई जाती है, ज्वलनशील गैस जिसको कहते हैं मीथेन। एक्चुअली होता क्या है कि वह जो बायोगैस या गोबर गैस जिसको कहते हैं उसमें कई सारी गैसों का वो मिक्सर होता है। उसमें सबसे अधिक लगभग 70% आपकी पाई जाती है मेथेन, CH4। इसको ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा किण्वन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत चर्चित गॉड पार्टिकल है क्या है? तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ कि एक संस्था है CERN, सर्न के वैज्ञानिकों ने ज़मीन के अंदर 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में स्विट्जरलैंड में एक महाप्रयोग किया था। और उस महाप्रयोग में क्या हुआ था, एक नए प्रकार के कण की खोज हुई थी जिसको नाम दिया गया गॉड पार्टिकल। ठीक है, तो ये गॉड पार्टिकल हेल्पफुल किसमें था? ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित रहस्यों की जानकारी को इकट्ठा करने में। और इसी गॉड पार्टिकल को एक उपनाम दिया गया था, एक महान भौतिक शास्त्री थे पीटर हिग्स, उन्हीं के नाम पे।
तो इसका जो दूसरा नाम हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हिग्स बोसॉन। इसी को कह सकते हैं कि जो भौतिक शास्त्री थे पीटर हिग्स, ये उनके नाम पे रखा गया था इसका नाम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है लोहा, सोडियम, फास्फोरस या कैल्शियम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कैल्शियम। दोस्तों हड्डियाँ हमारी किससे बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस, जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आप खुद ही देखिए हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा ही तो है, तो आपका कैल्शियम यहाँ पे सबसे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों कि। तो दोस्तों मैं इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि जो प्रकाश, जो आपका सनलाइट होता है, सनलाइट को आपको बता दूँ, सनलाइट को कहा जाता है वाइट लाइट, सफ़ेद प्रकाश। ये आप ज़रा सा ध्यान रखेंगे। अब इसी वाइट लाइट में विबग्योर होता है, 7 रंग के प्रकाश होते हैं, याद रखना। ठीक है, ये आपको पता होगा। सूर्य के प्रकाश को व्हाइट लाइट कहा जाता है, जो 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश से मिलकर बना होता है विबग्योर। इस विबग्योर में जो आपका ब्लू होता है, इस ब्लू रंग का जो प्रकीर्णन होता है अर्थात बिखराव होता है, ये सर्वाधिक होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी के आसपास जो परतें होती हैं वायुमंडल की, यहाँ मान लो सूरज है, जब सूरज से प्रकाश आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि नीले रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है या बिखराव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और हम हैं कहाँ पे? हमें धरती पे। हम जब धरती से ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो नीले रंग के प्रकाश का बिखराव अधिक होने के कारण हमको आसमान नीला दिखाई देता है। और इसकी खोज की थी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने की थी, ध्यान रखना। और इसी कार्य के लिए इनको 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था। ये भारतीय वैज्ञानिक थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रा सा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, पहला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न है मृग तृष्णा का उदाहरण है, इसी को ध्यान रखेंगे। मृग मारीचिका भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को मिराज भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें इल्यूजन होता है, भ्रम होता है। इसमें रेयर डेंसर का मैटर हो जाता है जब तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, ज़मीन के ऊपर 1-2 फुट तक या 1-2 मीटर तक भी हो सकता है। तो इसमें दूर से भ्रम होता है कि वहाँ पे कोई पानी का एक स्रोत है, जलाशय है। ठीक है, तो अक्सर ये रेगिस्तान वगैरह में होता है। तो इसी इल्यूजन को क्या कहते हैं हम लोग? मृग तृष्णा कहते हैं या मृग मारीचिका कहते हैं। और इस भौतिकी प्रक्रिया का जो मेन कारण होता है ये होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखते हैं कि खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है सोडियम क्लोराइड, कास्टिक सोडा, सोडियम बेंजोएट, गंधक का अम्ल। सोचते रहिएगा विकल्प आप लोग। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि आप लोग मन में गेस करते रहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई सारे परीक्षाओं में आ चुका है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसकी? प्रकाश की तीव्रता का, समय का, दूरी का या प्रकाश वेग का? तो मित्रों आपको बता दूं कि प्रकाश वर्ष, वर्ष भले उसमें है, समय मत लगाइएगा, प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ आपको रोचक बातें बता देते हैं कि जो प्रकाश की चाल होती है c, ये होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अर्थात 1 सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करती है? 3 लाख किलोमीटर। दुनिया में प्रकाश से तेज़ कोई नहीं चल सकता है, ठीक है ना, कोई चलता है। और इसको ज़रा सा आप ध्यान रखेंगे कि प्रकाश वर्ष का जो डेफिनेशन होता है क्या होता है? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अब प्रकाश वर्ष जो है आपका क्या होता है, जो खगोलीय पिंड वगैरह होते हैं उनके बीच की दूरी मापने में ही इसका प्रयोग किया जाता है। और प्रकाश वर्ष से भी बड़ा एक मात्रक होता है जिसको कहा जाता है पारसेक। आपको बता दूं कि 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.262
लाइट ईयर होता है, ये ध्यान रखेंगे। 1 पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिकी के जनक कौन थे? जॉनसन, वाटसन, चार्ल्स डार्विन या ग्रेगर जॉन मेंडल? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, और ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे और पेशे से ये पादरी थे, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ठीक है। तो आप खुद बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की अगर बात करेंगे तो आपका इसको मैं रासायनिक प्रक्रिया बता देता हूँ। 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स आउट C6H12O6 होता है, प्लस इसमें ऑक्सीजन भी निकलती है, और यहाँ पे आपका सनलाइट होता है और आपका क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है। तो सूर्य का प्रकाश तो ये आवश्यक होता है, आप खुद ही देख लीजिए। ठीक है। जल तो है ही इसमें, ये देखिए, और कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है। ऑक्सीजन होता क्या है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयोग में नहीं आता है, उपयोग में नहीं आता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बनती है सह उत्पाद के रूप में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो मुख्य उत्पाद बनता है वो होता है ग्लूकोज, और जो बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्सीजन प्राणवायु, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक होता है। तो पादप हार्मोन के बारे में बता दें, इसको कहा जाता है फाइटो हार्मोन। हार्मोन मानव में भी पाया जाता है, जीवों में पाया जाता है। जो प्लांट में पाए जाते हैं हार्मोन उसको कहते हैं फाइटो हार्मोन, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और ये हार्मोन जो होता है हमारे शरीर के वृद्धि विकास से संबंधित होता है। ध्यान रखना, पाचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। एंजाइम और हार्मोन में ही अंतर है। एंजाइम जो होता है या पाचन की प्रक्रिया या किसी प्रक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देता है, जबकि हार्मोन क्या होता है, शारीरिक वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होता है। सभी एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन होते हैं। ठीक है। लेकिन जो सभी हार्मोन है ये प्रोटीन नहीं होते, प्रोटीन हो भी सकते हैं, स्टेरॉइड भी हो सकते हैं। ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर जो 14 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एथिलीन गैस या थाइलीन गैस, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। दोस्तों वायरस की बात करेंगे तो वायरस निर्जीव में भी आता है, सजीव में भी आता है। आपको बता दूं कि वायरस जो होता है, वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, अर्थात जैविक और अजैविक, इसमें दोनों लक्षण होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा कि इसको हम लोग रवे के रूप में एकत्रित कर सकते हैं, किसी जार वगैरह में पैक करके रख सकते हैं। ठीक है। आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको जरूर याद रखना कि वायरस जो होता है सजीव निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी होती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ओजोन क्या है। तो दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में एक बार बताया था कि ओजोन क्या होता है, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल प्लस नवजात ऑक्सीजन से मिलके बनती है O3। ठीक है। तो ओजोन क्या होता है, यह ऑक्सीजन का एक यौगिक होता है, इसको ज़रा सा ध्यान में रखेंगे। यह नीली रंग की गैस होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो दोस्तों दालों में सबसे अधिक जो पाई जाती है वो होती है प्रोटीन। एक्चुअली होता क्या है कि प्रोटीन हमारे शरीर के मांसपेशियों को बढ़ाने में सहायक होता है, इसलिए ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि छोटे बच्चों को ग्रोथ, शारीरिक ग्रोथ के लिए क्या होता है, उनको दाल का जो पानी होता है वो पिलाना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है। ठीक है। विकल्प में दिया है भूजल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम या कोयला। देखो नवीनीकरण संसाधन का मतलब है नव्य ऊर्जा स्रोत, या इसी को कह सकते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करेंगे तो आपका उसमें आ जाता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, डीजल, ये सब आ जाते हैं। लेकिन अगर भूजल की बात करेंगे तो ये गैर परंपरागत या नव्य ऊर्जा स्रोत में आता है। भूजल का मतलब है जो अंडरग्राउंड वाटर है या भूतापीय
जल जो होता है, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो आपका इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भौम जल। ठीक है, या भूतापीय ऊर्जा कह सकते हैं दूसरे भाषा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच होता है कितना, 10.4, 7.4, 5.4 या 4.4। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव रक्त का पीएच कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है, ये आपका हो जाएगा 7.4। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर मूत्र और जो लार होता है इसका भी याद रखिएगा पीएच, ये आपका होता है 6.8। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा द्रव है। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे अधातु दिया हुआ है, कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है सामान्य ताप और दाब पर। तो यहाँ पर विकल्प से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के सामने आ जाएगा, ये आ जाएगा ब्रोमीन। ये इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आपको यहीं पे एक रोचक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है सामान्य ताप पर, वो होती है आपका पारा होती है। इसको ध्यान रखेंगे, पारा मेंडलीव की आवर्त सारणी में एकमात्र धातु है जो सामान्य टेम्परेचर एंड प्रेशर पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसको याद रखेंगे, ये दोनों का दोनों बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइजैक न्यूटन या अल्बर्ट आइंस्टीन या मैरी क्यूरी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि रेडियम की खोज किसने की, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसकी खोज की थी मैडम क्यूरी ने। यहीं पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मैडम क्यूरी पूरे प्लेनेट की, पूरे अर्थ की एकमात्र ऐसी पर्सनालिटी है जिनको 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला था। एक बार इनको रसायन विज्ञान का मिल चुका है, एक बार इनको भौतिकी का मिल चुका है। हालांकि 2 बार पाने वाले लोगों की संख्या 6 है, 6 लोग 2 बार नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं। उसमें से ये एकमात्र ऐसी है जो 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। वायु में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है कितनी। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो वायु होता है, वायु में आपका नाइट्रोजन होता है 78%, इसको ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन होता है 21%, ये याद रखेंगे। और जो CO2 होता है ये होता है 0.03%। तीनों डेटा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन का निकल के आगे कितना आपका 78% होती है वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था, मैक्सवेल, रदरफोर्ड, रोंटगन या टॉर्सेली। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोंटगन, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, नींबू का फल प्रचुर स्रोत है किसका, साइट्रिक अम्ल का, टार्टेरिक अम्ल का, मैलिक अम्ल का या एसिटिक अम्ल का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि नींबू प्रचुर स्रोत होता है किसका, साइट्रिक अम्ल का। लेकिन बाकी 3 विकल्प के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। यह टार्टरिक अम्ल पाया जाता है आपका इमली में और अंगूर में, एसिटिक अम्ल पाया जाता है आपका अचार में या सिरका में, और मैलिक अम्ल आपका पाया जाता है एप्पल में, सेब में। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दिए गए प्रश्न 24 का, ये आपका हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। लेकिन बाकी जो मैंने बताया विकल्पों के बारे में उसको भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, एक्रिलिक, कॉटन, सिल्क या जूट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बता दें कि जो प्राकृतिक नहीं है ये आपका हो जाएगा एक्रिलिक। एक्चुअली ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो कपास होता है, ये कॉटन कपास होता है, ये प्राकृतिक होता है। जूट भी खेतों में उत्पादन होता है। सिल्क जो है रेशम के कीड़े से मिलता है। तो ये तीनों आपके क्या होंगे, प्राकृतिक होंगे कि नहीं। ठीक है, अब प्राकृतिक नहीं है पूछा है तो आपका हो जाएगा एक्रिलिक। ठीक है, और यहाँ पर रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि अदरक रूपांतरण है किसका, पत्ती का, तने का, जड़ का या फल का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक कोडिंग बता देता हूँ। कोडिंग क्या है, आप हकलाओगे,
ये जो है जिनका खाने योग्य भाग तना होता है वो याद करने का तरीका है। आ से आपका हो जाएगा आलू, पा से प्याज, हा से हल्दी, का से कमल का तना, ला से लहसुन, आ से अदरक, गा से गन्ना। इसको आप दोबारा सुन के कहीं नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो अदरक है, आ से अदरक यहाँ पे आ गया है। अदरक का खाने योग्य भाग क्या है? तना। ये कोडिंग है जिनका खाने योग्य भाग तना है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आ से आलू, पा से प्याज, गा से हा से हल्दी, का से कमल का तना, ला से लहसुन, आ से अदरक और गा से गन्ना। इसको यहाँ पे याद रखेंगे। यहीं पे मैं कुछ और बातें बता देना चाहता हूँ कि कुछ यूट्यूबर केसर को बताते हैं कि उसका खाने योग्य भाग तना है, जबकि ऐसा नहीं है। केसर का स्टिग्मा या वर्तिकाग्र खाया जाता है, जो कि फ्लावर का हिस्सा होता है। ठीक है, तो गलत यूट्यूबर को फॉलो ना करें आप, इसको ध्यान रखें आप। तो यहाँ से जो अदरक का रूपांतरण है या अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा तना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक है जो बना था। ठीक है, तो इसको बनाया था 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सबसे पहले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाया था। और ये सब बनते किससे हैं, ये ध्यान रखना, ये सब बनते हैं फफूंद से। ठीक है, फंजाई जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कि हमको दिए गए विकल्प में किससे ऊर्जा नहीं मिलती है। तो आप अगर विकल्प को देखेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वसा। वसा से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है। लेकिन प्रोटीन क्या होता है? ऊर्जा देने के साथ साथ या शारीरिक वृद्धि विकास के लिए भी आवश्यक होता है, ये ध्यान रखेंगे। जो विटामिन होता है, विटामिन क्या होता है? इससे ऊर्जा नहीं मिलता है, इसकी कमी से रोग हो जाते हैं, इससे ऊर्जा नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। अगला प्रश्न देखते हैं कि घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो घड़े की दीवार होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। उन्हीं छिद्रों में क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण या वाष्पन की प्रक्रिया के कारण क्या होता है, छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। और इसके वजह से क्या होता है कि जो घड़े का दीवार होता है वो ठंडा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप घड़े के अंदर रखा पानी भी ठंडा हो जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका वाष्पन। चलिए आज का अंतिम सवाल देखते हैं। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है किस विधि के द्वारा? ये हीट ट्रांसफर का जो तरीका होता है वो है कि किस प्रकार सूरज का प्रकाश या ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा विकिरण। तो दोस्तों बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छे से घर पे लॉकडाउन में भी पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।